हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू सीबीसीडी पॉइंट। मैं शिवम पांडे और फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर चल रहा है सिविक्स का, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, थंबनेल में देखा होगा, नेशनल पार्टीज। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नेशनल पार्टीज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो सवाल ये है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आपके। पहले तो डिफाइन है नेशनल पार्टी क्या होती है, फिर नेशनल पार्टी बनने के और स्टेट पार्टी बनने के क्राइटेरियाज क्या है, नेशनल पार्टी बनने में क्या एडवांटेजेस मिलते हैं या स्टेट पार्टी बनने में क्या एडवांटेज मिलता है किसी पार्टी को, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे, तो आराम से बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया एनसीईआरटी में दिए, इससे ज़्यादा क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन में होते, बट फिलहाल हमें उतना ही जानना है जितना दिया है इस लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे। आप इसमें फिर पढ़ते रहिएगा। तो वैसे तो देखा जाए, डेमोक्रेसी दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव अ टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टीज दैट आर रिप्रेजेंट ओनली वन फेडरल यूनिट, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेवरल और यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। हालांकि इस लाइन से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कहने का मतलब फेडरल पार्टी का मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स हैं। लोकल पार्टीज होती हैं, नेशनल पार्टीज होती हैं, कुछ बड़ी पार्टीज होती हैं, कुछ छोटी पार्टीज होती हैं, ठीक है। देर आर सम वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। इंडिया में कुछ नेशनल पार्टीज हैं क्योंकि इनकी यूनिट्स ऑल ओवर द इंडिया होती हैं। सो बाय लार्ज इन द यूनिट्स इनकी सेम पॉलिसीज होती है, और जो भी यूनिट्स ऑल ओवर द इंडिया होंगी 28 स्टेट 8 यूनिट टेरिटरीज में, वहां पॉलिसी ये सेम फॉलो करेंगे। पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक ही आइडियोलॉजी को लेके फॉलो करते हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री, सबसे पहली बात क्या कि पहले तो आपको इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने पढ़ा था 750 प्लस पार्टीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। अब क्या सवाल है कि 750 पार्टीज में मैंने बताया था गुनी चुनी 5 से 5 to 7 पार्टीज के नाम जान पाना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज, लेकिन इलेक्शन कमीशन स्पेशल फैसिलिटीज देता है लार्ज और वेल स्टैब्लिश पार्टीज को। अगर वो स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है, उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन उसको अलग अलग फैसिलिटीज देता है, रादर देन दोज पार्टीज हु आर जस्ट रजिस्टर्ड बट नॉट फॉर्म्ड एंड नॉट वेल परफॉर्म्ड। ओके, इसमें सबसे अच्छी बड़ी क्या है कि द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। एक यूनिक सिंबल है, जो सिंबल उस पार्टी को एक बार अलॉट हो गया, अब वो सिंबल किसी और पार्टी को नहीं। बाकी अदर पार्टीज के सिंबल बदलते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन सिंबल बदल देगा हर साल, लेकिन इनके अलॉट हो जाते हैं कि यही सिंबल ऑल ओवर द टाइम, लाइफ टाइम ये यूज करेंगे। एक बार अगर ये नेशनल स्टेट पॉलिसी पार्टी बन गए तो सिंबल से क्या हो, एक सिंबल उनकी पहचान हो जाती है। फ्लैग पे सिंबल दिख गया, ये पहचान हो गई कि इस पार्टी का है, लोग फॉलोअर्स उसके समझ जाते हैं। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल, इसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजन भी मिलते हैं नेशनल पार्टीज को, ना ही केवल सिंबल्स की चीजें हैं, ठीक है। कब? जब इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करती है, ओके। इसीलिए इन पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहते हैं। तो नेशनल पार्टीज या स्टेट पॉलिसीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसीज भी कहते हैं, पार्टीज कहते हैं। इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करता है। होता क्या है, द इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा, कि सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी भी पार्टी को एज ए स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, लाइक यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहां की स्टेट पार्टी बननी है, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर्स, यहां से अंडरलाइन कीजिएगा, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स एज रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। तो अब समझिए कि मान लीजिए यूपी में इलेक्शन हुआ, ठीक है, यहां XYZ पार्टियां हैं, ठीक है। तो पहले अगर यूपी में टोटल 100 वोट पड़े और Z को मिले एट 8 वोट, तो टोटल वोट का 8% इसको मिल गया, मोर देन 6% मिल गया, ठीक है। प्लस मान लीजिए यूपी में टोटल कैंडिडेट चुने गए 100 और इसमें से 2 कैंडिडेट Z के जीत गए, मिनिमम 2 कैंडिडेट जीत गए, तो Z यूपी की एक स्टेट पार्टी बन जाएगी। और इस तरह से अब यूपी में इसको अपना एक परफेक्ट सिंबल मिलेगा। इलेक्शन कमीशन वहां की क्या करेगी, इसको एक सिंबल देगी और वो सिंबल वो अगले इलेक्शंस में यूज कर सकता है। तो क्या हुआ, फिर से जान लीजिए,
6% वोट, ये पूरा ऐसे एग्जाम्पल समझा सकते हैं आपके, 6% वोट इन स्टेट असेंबली वोट प्लस 2 कैंडिडेट, क्योंकि ये क्राइटेरिया स्टेट के लिए, तो यहाँ पे स्टेट असेंबली के इलेक्शन मैटर करते हैं, ये एक हर स्टेट वाइज वेरी कर जाएगा। अच्छा ठीक है सर, व्हाट अबाउट सेंट्रल, व्हाट अबाउट सेंट्रल या लोकसभा, लोकसभा या सेंट्रल की अगर आप बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो इसके लिए नेशनल पार्टी या उसको नेशनल पार्टी बननी हो, स्टेट की जगह क्या बनना हो, नेशनल पार्टी बनना हो, तो उसका क्या क्राइटेरिया है। देखिए इसके लिए लिखेंगे अ पार्टी अगेन 6% वोट तो होना चाहिए ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। जैसे पूरी कंट्री इंडिया में इलेक्शन हुए, अगर पूरे इंडिया में 1000 वोट पड़े हैं तो 60 वोट इसको मिनिमम मिलना चाहिए, मिनिमम इसको 60 वोट मिलना चाहिए, ठीक है। या मान लीजिए कि लोकसभा इलेक्शन में नहीं है, लेकिन अलग अलग एक ही पार्टी के अलग अलग स्टेट्स में, मान लीजिए कि XYZP ये 4 ऐसे स्टेट हैं, आप मान लीजिए भाई यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, नियर बाई स्टेट और मध्य प्रदेश है, ऐसे मान लीजिए 4 स्टेट हैं। इन 4 स्टेट के स्टेट इलेक्शन में, इन 4 स्टेट के स्टेट इलेक्शन में, इन चारों स्टेट के केवल एक में पाएगी, जैसे केवल यूपी में पाया तो स्टेट पार्टी हो गई। इन 4 स्टेट की स्टेट इलेक्शन में सभी चारों स्टेट में इसने 66666% वोट गेन किए हो, जीता हो या ना जीता हो, जिन एंड विन, ठीक है। तो क्या है, और एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, या तो क्या करे पूरे ओवरऑल इलेक्शन में जीते या ना जीते 6% वोट मिल गया, या 4 स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट मिला प्लस 4 लोकसभा सीट जीतनी चाहिए। वैसे भी अगर किसी पार्टी का इतना वर्चस्व है कि 4 स्टेट में 6% वोट निकाल ले रही है, तो उसके लिए 4 लोकसभा सीट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी कोई पार्टी अगर पूरे लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट पा गई तो अंडरस्टूड है कि वो 4 लोकसभा सीट तो निकाल ही लेगी, ठीक है। तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं। एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, तो कहने का मतलब अगर उसके लिए 4 सीट लोकसभा में निकाल ली तो अंडरस्टूड है 6% वोट पाया ही होगा, तो फिर वो अंडरस्टूड है कि बन गए नेशनल पार्टी। तो ये होती हैं, ठीक है। अभी 2019 लास्ट इलेक्शन हुआ है, इसमें अभी तक 7 नेशनल पार्टी बन के आई हैं। ये बदलती रहती हैं, आप नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया से बाहर भी हो सकते हो अगर कुछ ईयर तक कंटिन्यू परफॉर्म नहीं किया, तो ये कुछ होता है, तो जानते हैं। अब हम उन्हीं 7 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर हमें इन नेशनल पार्टीज के बारे में याद क्या क्या करना है, इन 7 नेशनल पार्टीज के बारे में क्या क्या याद करना, क्या इसकी डेट, रिकॉग्नाइजेशन। तो देखिए मैक्सिमम सिंबल याद रखिएगा, मेन लीडर का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए मेन लीडर का नाम याद रख लीजिएगा, और इसकी जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी याद रखना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कम से कम 3 to 4 टाइम पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप 3 to 4 टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे से याद नहीं होगा। एक बार में लर्न हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी फिर भी मेरा ऐसा मानना है जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा लर्न हो जाएगा, क्योंकि नेशनल पार्टी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिस्क लेने जैसा नहीं है। तो हम बात करते हैं AITMC, ओके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, लॉन्च इन 1 जनवरी 1998। देखिए ये कांग्रेस, जहां पे भी कांग्रेस दिख जाए ना, मोस्टली क्या होते हैं कि वो सब पहले कांग्रेस पार्टी के पार्ट थे, फिर वहां से वो क्या होते हैं, थोड़ी सी आइडियोलॉजी चेंज होती है और डिफरेंट आइडियोलॉजी के रीजन से वो क्या हो जाता है, या पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी होती है, वो अलग हो जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये मैक्सिमम इसका एरिया क्या है, वेस्ट बंगाल है। इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और त्रिपुरा में भी इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो देखते हैं, ममता बनर्जी जी, जिनको दीदी कहा जाता है, आप लोगों ने इनकी फोटो जरूर देखी होगी, तो दीदी भी कहा जाता है, बहुत ही सशक्त नेता हैं, रिकॉग्नाइज एज ए नेशनल पार्टी। तो 2016 में इन्होंने नेशनल पार्टी का दर्जा लिया। देखिए 2016 में तो कोई इलेक्शन नहीं, 2014 में हुए थे। इसका मतलब जब 2016 में क्या हुआ होगा कि 2016 में 2019 के इलेक्शन हुए थे, तो 2016 में जो विधानसभा इलेक्शन हुए होंगे
वहां पे इन्होंने कई सारे स्टेट्स में अपनी सरकार अच्छे से बनाई होगी। द पार्टी सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास, एक फ्लावर और एक ग्रास है। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है? कमिटेड टू द सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर एंड सेकुलरिज्म का मतलब होता है ऑल रिलीजन शुड बी रिस्पेक्टेड। हैज बीन पावर इन द वेस्ट बंगाल 2011 से लेके 24 आने वाला है और ये पावर में है, मतलब काफी दिनों से है, 14 ईयर। इनका प्रेजेंस है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, तो 3 स्टेट्स में है। और लोकसभा इलेक्शन में भी इन्होंने 6% से ज्यादा वोट उठाए थे, क्योंकि बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी लोकसभा सीटें बहुत ज्यादा हैं। 3rd लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है यार, मजाक है। इन जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 गॉट 4.07%, नो प्रॉब्लम, लेकिन 22 सीट जीत गई ये। वोट का परसेंटेज 6% से कम है, बट सीट कितनी जीती? 22, 4 की जगह 22। मैंने बोला था 6% वोट पाएगा कोई तो लोकसभा में 4 सीटें आराम से बात है। एंड 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद एक और पार्टी और ये 4th लार्जेस्ट पार्टी है। तो आप समझ सकते हो इनका अपना अपना पावर है। मतलब किस 22% को लेके वेस्ट बंगाल में जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, पॉपुलेशन वाइज लोकसभा सीटें होती है अच्छी खासी सीटें, उसमें से मैक्सिमम जीत गई। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा सीटों का क्या रुतबा होता है। बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी कहते हैं, 1984 में, याद रखिएगा, कांशी राम जी ने स्टार्ट किया था, बाद में मायावती जी ने काफी दिनों तक लीड किया है इसको, ठीक है। और किसके लिए? बहुजन समाज, विच इंक्लूड, ये एक्चुअली दलित की पार्टी माना जाता है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज में आते हैं, उनको लेके इंस्पिरेशन है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना इस पार्टी का हिस्सा रहा है। ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी निक्कर, बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब उन सभी लोगों के जिन्होंने दलितों के लिए या पिछड़े वर्ग के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों के लिए, जिनको माइनॉरिटीज में डाल दिया गया था या दलित तबके को डाल दिया गया था, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया। तो उनका इंटरेस्ट और वेलफेयर सिक्योर करना, ऑपरेशन पीपल का। इट हैज द मेन बेस इन उत्तर प्रदेश, जी हाँ, इसी के साथ साथ इनका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भी इनका है, दिल्ली और पंजाब में भी इनका थोड़ा बहुत रुतबा रहा है। तो 4, 5 से 6 स्टेट में फैली हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि नेशनल पार्टी हो ही जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बार इन्होंने सपोर्ट लेके, अलग अलग पार्टियों से कोलिजन लेके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया है। 2-3 बार तो सीएम रह चुकी है मायावती जी, ठीक है। 2019 के इलेक्शन में 3.36% वोट था, लेकिन 10 सीट उठा ली थी इन्होंने लोकसभा में, तो 4 सीट का क्राइटेरिया आराम से क्रॉस कर गए। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की, तो 1980 में रिवाइविंग द ईस्ट वाइल भारतीय जनसंघ से निकल के ये आई है भारतीय जनता पार्टी, जो कि श्यामल दास मुखर्जी जी ने बनाई थी। और इनका काम है कि इनका जो आइडियोलॉजी है कि फॉर्म ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और क्या है देखिएगा, 2-3 मुद्दे हैं, याद रखिएगा। इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट, तो पुराने कल्चर और वैल्यूज को माना, इंडिया के वेद, पुराण और उपनिषदों को हमेशा सेंटर में रखना, हिंदुइज्म को। दीनदयाल उपाध्याय जी का आइडिया इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदया का मतलब ये जो फ्री राशन मिलता है आपको, वो अंत्योदया, मतलब लोगों को राशन पेट भर के मिलना चाहिए, राइट। कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देना। इन एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में भी इनका अलग स्टैंड है। इनके अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर विद इन द पार्ट ऑफ इंडिया, इसके सारे पॉलिटिकल मैटर के डिसीजन इंडिया को लेने चाहिए। इट कांट बी ए डिफरेंट स्टेट, जो कि आपने देखा आर्टिकल 370 हटने के बाद, तो उसको कंप्लीट किया। हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए राम मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो लगभग में, उसके अलावा अब जो अगला है, ये मैं जो कह रहा हूँ, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल। यूसीसी पे बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा, और 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद 2029 तक मेरा गारंटी है, मेरे को लगता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अगला लक्ष्य यही है, ठीक है। द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्सेशन पे बहुत ज्यादा भड़काऊ भाषण नहीं, मतलब क्रिटिसाइज मत करें आप हिंदू रिलीजन को ऐसा। इट सपोर्ट द बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s, और 1990 के दौरान में इसका सपोर्ट बेस काफी तेजी से बढ़ा है। अर्लियर ये नॉर्थ और वेस्ट
और अर्बन एरियाज में लिमिटेड थी, लेकिन अब इसका सपोर्ट साउथ में भी है, ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट के रूरल एरियाज में है। 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, जो पिछले लेक्चर में बताया था, उससे वो पावर में आती है। एनडीए मतलब इसके बहुत सारे रीजनल पार्टीज हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। इमर्ज द लार्जेस्ट पार्टी विद द 303 सीट्स मेंबर इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन। करंटली एनडीए गवर्नमेंट सेंट्रल में है, जो अभी चल रही है। 2024 के इलेक्शन तक तो चलेगी ही चलेगी, इस साल तो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो बीजेपी के बारे में ये नॉलेज थी, थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सीपीआई कहते हैं, 1992 में बिलीव्स इन द मार्क्सिज्म, लेनिनिस्ट, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्स और लेनिन का मिक्स करके सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में ये मिक्स करके एक पार्टी बनती है, जो मतलब रशियन रिवॉल्यूशन से एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित है। अपोज द फोर्सेज ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब आपको समझाया था कि रिलीजन के बिहाफ पे राजनीति नहीं, और सक्सेशनिज्म का मतलब पैट्रियार्चिकल नहीं होना चाहिए कुछ भी। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। फार्मर और पुअर के लिए लड़ाई करते हैं ये, उनके लिए, वर्किंग क्लास के लिए। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द 1964। जब सीपीआईएम इसमें से निकल गई 1964 में, तो ये काफी वीक हो गई। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब में तो मुश्किल है, एक टाइम था, आंध्र प्रदेश में है एंड तमिलनाडु में है। यहां पे सीपीआईएम का अच्छा खासा सपोर्ट है। इट्स सपोर्ट बेस ग्रेजुअली डिक्लाइंड ओवर द ईयर। इट्स secured less than 1% vote and 2 seats in the 2000 Lok Sabha election. Advocate the coming together all left parties to build a strong left front. तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं, 1% और 2 लोकसभा सीट, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हो सकता है जिस तरह से डिक्लाइन हो रही है 2024 के इलेक्शन में, इसको बाहर आउटसाइड कर दिया जाए। ये थी तो इसलिए पढ़ना है, बट अगर ऐसे ग्रेजुअली कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का कि अगर इतना कंटिन्यू डिफॉर्म होती है तो उसको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ब्रेक होके ये बन गई सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। वो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट थी, ये क्या बनी? केवल एम, मार्क्सिस्ट, और ये रशियन रिवॉल्यूशन वाला सिंबल इसको मिल गया। ठीक है, 1964 में बिलीव इन मार्क्सिज्म, मार्क्स के थॉट्स में बिलीव करते थे। सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज इंपीरियल पावर एंड कम्युनलिज्म को तो अपोज करना किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव या गरीबी ना रहे, ऐसा ये कहना चाहते हैं। Enjoy strong support in the West Bengal, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर फैमिलीज, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट में क्या होता है कि पूंजीवाद को कम करना है, ऐसा है। फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड इंटेलिजेंसिया, क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी का, स्पेशली जो एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनका मानना है कि आप पूंजीवाद बढ़ा रहे हो, उसको ये हमेशा रोकते हैं। ये साम्यवाद में कम्युनिस्ट पार्टी में बिलीव करते हैं। Was in power in the West Bengal without a break for 34 year। वो 2011 में जाके टूटा है जब ममता बनर्जी जी आई हैं। तमिलनाडु में अच्छी खासी दिन तक थी, इन्हीं को लेफ्ट फ्रंट कहा जाता था जब ये मिक्स में थे। तो जब ये मिक्स थे तो बहुत लंबा जीता था। 2019 में लोकसभा इलेक्शन में वोन 1.7% वोट और 3 सीट्स जीती हैं। मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं, मतलब काफ़ी डाउन हो गए लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन एक टाइम था तमिलनाडु वगैरह में, तो जयललिता जी से पहले तो ये लोगों ने मतलब प्रचंड, मतलब बहुत तगड़ा चला था इन लोग का मूवमेंट। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें हम आईएनसी वगैरह के बारे में भी अभी हमें पढ़ना है, आईएनसी के बारे में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। 2 पार्टीज हमें और पढ़नी है, उसके बाद हम स्टेट पार्टी के बारे में भी इसमें बात करेंगे। सीपीआईएम की बात करें तो ये क्या है, उसी सीपीआई से निकली हुई अलग पार्टी है, वहीं से निकली हुई है। तो आप पाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, ओके। और वो क्या था? सीपीआईएमएल थी। वो क्या थी? वो थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एमएल एंड लेनिनिस्ट। तो मार्क्स और लेनिन का मिक्सचर था, जो कि रशियन रिवॉल्यूशन से प्रभावित थी। ये भी रशियन रिवॉल्यूशन से ही प्रभावित है, लेकिन ये मार्क्स में बिलीव करते हैं, लेनिन के कंसेप्ट में नहीं। और लेनिन के कंसेप्ट में, दोनों में बिलीव करते हैं, क्योंकि सेम पार्टी है। बहुत माइनर एजेंडाज में चेंजेस हैं,
ठीक है। और ये मैक्सिमम आपको दिख जाएंगी ईस्टर्न कोस्ट, जो भी अगर आप मैं सीधे सीधे बोल दूं ईस्टर्न कोस्ट, अगर मैं बोल दूं ईस्टर्न घाट, तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना मान लीजिए, वेस्ट बंगाल मान लीजिए, और थोड़ा सा फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, यहाँ पे इनका पॉपुलर सपोर्ट ज़्यादा है। ना ही वेस्टर्न कोस्ट पे है, वेस्टर्न घाट्स पे है, ना ही नॉर्दर्न इंडिया में है, ना ही टॉप मोस्ट इंडियाज के पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट्स में नहीं है। तो आप कहेंगे सर कम्युनिस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, तो उनकी विचारधारा को लेके चलते, बट चलना डेमोक्रेसी के थ्रू है, इलेक्शंस के थ्रू ही आना है। तो एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज यूजफुल हैंडफुल मीन्स टू सिक्योरिंग सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। इनका मानना है कि लोग जो हैं उनके बीच में सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, इक्वालिटी की बात ये करते हैं। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, क्योंकि कम्युनिज्म बात क्या करता है कि पावर वर्कर्स के हाथ में होनी चाहिए, ये थोड़ी सी फिलॉसफी रही है कम्युनिज्म की, ठीक है। तो क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सीधी बात है, जब अगर आप बात करेंगे तो कोई भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगी, कोई भी जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में होता है तो कहीं ना कहीं पैसा और पावर कैपिटलिस्ट के पास जाता है, और ये कम्युनिज्म पूरा कैपिटलिस्ट के खिलाफ उठी हुई आवाज ही है, जिसका आपने रशियन रिवोल्यूशन क्लास 9th में बहुत अच्छे से स्टडी की हुई है। तो यहां पे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। बंगाल में पावर 34 ईयर तक था, फिर 2011 से ममता बनर्जी जी आई हैं और वहां पे अभी रूल करती हैं। हालांकि 2019 इलेक्शन में 1.75 और 3 सीटें जीती है, तो 4 सीटें भी नहीं जीती, ना परसेंटेज ऑफ वोट है, लेकिन एक टाइम पे बहुत पावरफुल थी, इसलिए अभी भी ये नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज की जाती है। उसमें देखा जाता है ना इलेक्शन कमीशन के जो डीप सेंस के रूल है, उसमें आप पढ़ेंगे कि कितने ईयर तक पार्टी परफॉर्म ना करे फिर वो नेशनल पार्टी ना रह के स्टेट हो जाती है, उसका प्रेजेंस, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। आपको तो नॉमिनल रूल रेगुलेशन यहाँ बताए गए हैं। आज ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जी हाँ यही वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जिनमें आपको अक्सर सुनाई देते हैं, तो ये राहुल गांधी जी वाली पार्टी है, यही जो हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। पॉपुलरली इसको हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ठीक है। और ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड बोली जाती है, फाउंडेड इन 1885, ओके। एंड फिर बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट हो गए, जैसे आपने देखा था कि एआईटीएमसी, तो वो जो वेस्ट बंगाल वाली ममता बनर्जी जी वाली पार्टी वो भी इससे टूट के निकली है। अभी आप इसको पढ़ेंगे एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये भी आप पाएंगे कि इसी कांग्रेस से ब्रेक होके निकली है। तो इसके बहुत सारे पार्ट बन गए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लीडर्स अलग हो गए हैं। प्लेड एबडोमिनेंट रोल इन द इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑफ सेवरल डिकेड्स। आज़ादी के बाद से तो काफ़ी दिनों तक इनकी ही सरकार रही है। नेहरू जी लगातार 15 साल तक रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी रही हैं। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर 1977 तक, मतलब आप सोच सकते हैं 51 से इलेक्शन, 52 से इलेक्शन के बाद ये कंटिन्यू रही है। एंड देन 1980 से 89 तक थी, उसके बाद डिक्लाइन हुआ सपोर्ट। और हालांकि कहीं ना कहीं कंट्री के अलग अलग पार्ट में इसकी सरकार जरूर रहती है, ठीक है। और ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, इसका डिवीजन जैसे ना ही ये ना इधर राइटिस्ट है ना ही लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट का मतलब जो वामपंथी होते हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट की बात करते हैं, राइटिस्ट में मतलब जैसे बीजेपी वगैरह को थोड़ा बहुत ले लिया जाए। ये सेंट्रल में मतलब इसका ना डिवीजन आइडियोलॉजी उनसे मैच करती है ना इनसे मैच करती है। आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, द पार्टी सेक्युलरिज्म पे, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन पे और माइनॉरिटीज के वेलफेयर पे बिलीव करती है, ठीक है। INC support the new economic reform, but a human face leader, United Progressive Government formed 2014 to 19, ठीक है। तो अब क्या है कि जो इलेक्शन हुए हैं तो यूपीए, इनका जो INC का है वो यूपीए है, तो यूपीए कहते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस प्लस उसके अलाइज होते हैं। 2006 से लेके 2004 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार रही है। 2014 में मोदी जी आए और अभी चली रही है, ठीक है। 14 से 19, 19 से 24, हाँ ठीक है। तो 2004 से लेके 14 तक यूपीए की गवर्नमेंट रही है। 2004 से यहां 19 लिख दिया है, ये ऐसे रही है गवर्नमेंट। एंड इन 2019 लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने, अभी 2019 की लोकसभा इलेक्शन में ऑल ओवर इंडिया इन्होंने 52 सीट्स जीते हैं और 19.2% 5% वोट के साथ सेकेंड बिगेस्ट पार्टी बनी है। और हमारा यही अभी प्रेजेंट टाइम में अपोजिशन में है, ठीक है। तो सेकेंड बिगेस्ट पार्टी की तरह ये अभी प्रेजेंट टाइम में
अवेलेबल हैं और इनके साथ बहुत सारे छोटे छोटे फ्रंट मिलकर अपोजिशन बनाते हैं। तो अपोजिशन की ये सबसे बड़ी पार्टी है। इन्हीं से निकली हुई है एक नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जिसका क्या है, क्लॉक इसका अपना सिंबल है। ये महाराष्ट्र में आपने एक सुना होगा, बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे स्टार्टिंग में शरद पवार, अभी तो शाह जी के बेटे चल रहे हैं, बट पहले क्या थे शरद पवार। शरद पवार जी इसके मेन है। अगर उनका फोटो देखोगा थोड़ा सा पता नहीं कुछ फिजिकल इश्यूज की वजह से उनका मुंह टेढ़ा और ये ओठ ऐसे हो गया है, तो वो शरद पवार जी काफी पावरफुल लेता है। महाराष्ट्र में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस प्रेजेंस है। इसके साथ साथ मेघालय, मणिपुर और असम में भी है। महाराष्ट्र में ये यूपीए की अलाइड है, यूपीए अलायंस में रहती है, मतलब कांग्रेस के साथ रहती हैं, ठीक है। तो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस से ही निकली है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इनको कांग्रेस के साथ ही अलायंस बनाते देखा गया है। डजंट मैटर पावर में बीजेपी रहे या कांग्रेस, ये हमेशा, तो ये यूपीए का हिस्सा है। 2019 लोकसभा में 1.4% सीट वोट के साथ 5 सीट्स जीती है। तो 5 लोकसभा सीट जीतना आसान बात नहीं, हालांकि इनके फैमिली मेंबर ही हैं, इनकी बेटी हैं या वो जीतते रहते हैं। तो ये एक तरह से ना कई सारी क्षेत्रीय पार्टी ना फैमिली मेंबर्स जो 4-5 सीटें जीतते हैं, वो क्या होता है उनके फैमिली मेंबर ही जीतते हैं जिनका अपने एरिया में प्रभाव होता है। और फिर ये क्या करते हैं, जो भी बड़ी पार्टी होती है उसको सपोर्ट देते हैं, उसके साथ अलायंस जाते हैं और उसमें फिर कोई मिनिस्ट्री इनको मिल जाती है। जैसे वो एक पासवान जी हैं बिहार से, वो यूपी एनडीए के अलायंस से बीजेपी में जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से अलायंस फॉर्म करती है और ये आपकी 7 नेशनल पार्टीज हो गई। चलिए नाम गिनते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, आप कहेंगे सीपीआईएम, सीपीआई, एक केवल सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक सीपीआईएमएल। इसके अलावा कांग्रेस में ही आप कहेंगे एनसीपी कह दीजिए, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो कितनी हो गई, 3, 2, 5 हो गई। और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी 6 हो गई। और वो जो ममता बनर्जी जी वाली पार्टी थी जिसका वो फूल और ग्रास था, उसका क्या नाम है, AITSC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं सारे नाम यहां पे। आप कहेंगे AITMC, देखिए मैं कांग्रेस से समझाता हूं कैसे याद करना। AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सी से कांग्रेस। एक आप कहते हैं नेशनल कांग्रेस, ठीक है, नेशनल इंडिया को INC कहिए, इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये भी सी से। फिर आप याद रखिए NCP, ठीक है, नेशनल कांग्रेस, नेशनल NPC, वो हो जाएगा ये वाला नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP हो गई, ठीक है, ये भी कांग्रेस से हो गई। तो कांग्रेस से निकली हुई 3 पार्टियां अभी प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस का पार्ट थी और वो रह गई। बीजेपी आपको याद है सेपरेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको और याद करना हो तो आप कहेंगे बीजेपी के अलावा और क्या है सर, तो अभी आपको मैंने बताया कि आपको क्या रखना है, सी से ही CPI, CPIM तो हो गई 4, और एक याद रखना है बी से एक और याद रखिएगा BSP। तो 2 B से स्टार्ट होती हैं, बाकी सबका रिलेशन C से ही है। तो हो गए 7 नेशनल पार्टीज। कोई दिक्कत, आई थिंक आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये 7 नेशनल पार्टीज कौन सी हैं, ये कैसे चलती हैं, कैसे वर्क करती हैं। इनकी आइडियोलॉजी याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन नाम याद करना इजी है। फाउंडेशन याद रखिएगा और सिंबल याद रखिएगा, काम बन जाएगा। इसके अलावा इसका मैं एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में समझ में आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडाज अगर आपको समझने हैं, जैसे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी में सबके सेम वर्ड लिखे हैं और ये वर्ड थोड़े से आपके लिए क्या हो जाते हैं, टेक्निकल वर्ड हो जाते हैं। तो इन टेक्निकल वर्ड को आसान बनाने के लिए आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास इस पे रख दूंगा। और मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि हम 1 फरवरी से लाइव आ रहे हैं आपके एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो काइंडली हमारे साथ बने रहें और 1 फरवरी से जुड़े हमारे साथ। सो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज का भी हमने देखा ना, तो ये स्टेट पार्टीज को पढ़ना है और चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक अलग अगला टॉपिक होगा। तो कुछ 4-5 टॉपिक बचे हैं और ये चैप्टर आपका उसके बाद ही फिनिश होगा, ठीक है। तो चलिए बाय एवरीवन, आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चीज़ें सही लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहें। हैव अ गुड डे।